स्वागत है दोस्तों आपका मेरे शो आम से खास पर एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नई शख्सियत को लेकर, एक ऐसी शख्सियत को लेकर जो सचमुच आपको पेड़ों पर नोट उगते हुए दिखाएंगे। आपको मनी कैसे प्लांट करते हैं, मनी कैसे ग्रो करती है, आप इन्वेस्टमेंट को किस तरीके कहां किस तरह लगाएं, इन सारी चीजों पर रोशनी डालने के लिए आज मेरे साथ हैं मेरे दोस्त, बहुत पुराने जानकार विभोर जैन जी। स्वागत है विभोर जी आपका मेरे शो आम से खास पर। आप मेरे शो पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमको भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। विभोर जी, बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो आज खास तौर पर ये चीज जानना चाहते हैं, क्योंकि बचपन में सुना करते थे जब भी कोई फिजूल खर्ची करते थे तो पेरेंट्स कहते थे कि पैसे पेड़ों पर नहीं लगते, लेकिन आज आज आप वो चीज बताने वाले हैं जिससे सचमुच ऐसा ज्ञान मिलेगा कि थोड़ी सी स्किल हो, थोड़ी सी समझ हो, थोड़ा सा विश्वास हो तो पैसे पेड़ों पर लग सकते हैं। रोशनी डालिएगा आप अपने करियर को लेकर, और जो एक छोटी सी आप घर में आपका जन्म हुआ और उसके बाद आपने पढ़ाई लिखाई की, ये गवर्नमेंट सर्वेंट के बेटे रहे, ज्वाइंट फैमिली में रहे, तो छोटे से परिवार में जहां सपने देखने की आजादी तक नहीं थी, वहां से आपने अपना करियर शुरू किया। आपके मुंह से सुनना चाहते हैं आपका सफर। तो बिल्कुल वही जैसे आपने बताया, शुरुआत तो वैसे ही थी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हम पढ़ाई में चले गए, अच्छे स्कूल में थे और वहाँ पे जो है हम देखते थे, मतलब अपने साथ जितने होते थे वो काफी वेल टू डू वाला घरों से आते थे बच्चे, तो उनके साथ हम भी रहते थे। पढ़ाई में हम बीच में थे, कहीं ना टॉप पे ना बॉटम पे, टॉप अपना मिडिल में रहते थे कहीं। तो कभी कभी अच्छा भी हो जाता था, कुछ प्राइजेस भी मिल जाते थे और स्पोर्ट्स का हमें विशेष शौक था, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे। तो खास बात जो है मेरी अपब्रिंगिंग में ये रही कि हम लोग गोल मार्केट में रहते थे, जो कि गवर्नमेंट एकोमोडेशन है, और वहां पे बहुत बड़े बड़े स्क्वायर्स थे। तो हम एक पर्टिकुलर स्क्वायर में रहते थे जिसके कि 3 साइड घर होते थे और एक साइड सड़क। तो वो एक कम्युनिटी लिविंग की तरह था। तो वहाँ सब लोग जो है वो मिलजुल के रहते थे। बच्चे हर रोज शाम को खेलते थे। आजकल तो हम देखते हैं कि बच्चे थोड़ा कम निकलते हैं, क्योंकि वो अपने टीवी और स्क्रीन पे समय निकालते हैं, इंडोर हो गए, इंडोर में ज्यादा समय रहता है। तो उस वक्त जो है हमारे को इस वजह से स्पोर्ट्स में भी शौक रहा। फिर हम स्कूल में टीम्स में भी खेले, लेकिन उसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होती थी हमारे पेरेंट्स की। वो कहते थे कि अगर इतना खेलने में समय लगाओगे तो पढ़ाई कब करोगे, और पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी, और अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी तो आगे जीवन मुश्किल होगा। तो खैर हमने अल्टीमेटली वही वाला रास्ता अपनाया और पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। तो फिर मैंने कॉलेज क्वालिफाई किया, मैं भी इंजीनियर बना, और उसके बाद जो है मैं सर्विस में चला गया। लेकिन फिर वही रहता था कि सर्विस में इतना ऐसा नहीं लगता था कि ग्रोथ होगी। ऐसा एक स्टेबिलिटी सी 9 to 5 वाली आ जाती है, 9 to 5 वाली आती थी। वहां पे लोग जो बातचीत करते थे वो बहुत ही ऑर्डिनरी होती थी। और उस वक्त एक चीज मेरे को याद है, वहां पे ना काफी लोग अपना प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट किया करते थे उस दिन के लिए जब वो रिटायर होंगे। तो उस वक्त जो है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट उन लोगों में शायद कम था, थोड़ा सा मेरे में था। तो मैं सोचता था कि जब आप रिटायर हो गए, वो इतना बड़ी रकम जो आज आप देख रहे हो वो शायद इतनी बड़ी ना रहे, क्योंकि उसे इन्फ्लेशन के खाती रहेगी। लेकिन मैं देखता था कि वो लोग जो है उस चीज की तरफ बहुत देखते थे और बड़े खुश हो जाते थे, और उसके हिसाब से ही। लेकिन आपकी सोच कुछ अलग थी। मेरी सोच कुछ अलग थी, और उसके बाद फिर कहीं बीच में जाके मैंने इन फेवर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सर्विस छोड़ दी। तो वो चीज भी एक रेयर होती थी, क्योंकि सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब कोई छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन ठीक था, मेरे पास क्वालिफिकेशन थी, तो मैंने शुरू में अपना बिजनेस किया। फिर जो है अच्छी तरह आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर बीच में रुकावटें भी आई। रुकावटें ऐसे आई कि किसी टाइम पे ऐसा हुआ कि अब आगे क्या करें, क्योंकि उस वक्त हालात इतने अच्छे नहीं थे। डार्क लगने लगा स्पेशली इन लेट 90s। तो आपको ख्याल होगा उस वक्त हमारे यहाँ कंट्री में भी स्टेबिलिटी थी, रिसेशन था, और तब ये हुआ कि अब कैसे आगे होगा। लेकिन ठीक है, आगे हम फिर भी बढ़ते रहे। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर मैंने जो है
मार्केटिंग शुरू की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की, और तब से मैं फॉर्मली फाइनेंस को सीखने लग गया। ये टर्न अराउंड के पीछे क्या वजह थी? बस उस वक्त मैं ये देख रहा था कि मैं क्या करूं, और फिर मेरे को थोड़ा एक्सपोजर था शेयर मार्केट का, तो फिर मैंने कहा कि अगर मैं इसे सीरियसली लूंगा तो शायद इसमें मैं आगे बढ़ सकूंगा, और इसमें सर्विस ही मेरे को प्रोवाइड करनी है, और काफी लोगों को जरूरत है, क्योंकि मैं देखता था कि सब लोग जो है एक दूसरे से पूछ के ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते थे, और वो काफी एडॉक था। तो 2003 से मैं उस तरह से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन गया, और मैं लोगों को फाइनेंशियल, पहले आप लिमिटेड सर्कल में एडवाइस करते थे, हाँ, फिर वो काफी यारों दोस्तों में, और फिर वो काफी बढ़ गया, क्योंकि सब लोग कहने लगे कि आपको तो बहुत अच्छा पता है, आप तो अच्छा जानते हैं। तो उस वक्त जो है फिर उससे मेरे को जो है इनकम भी अच्छी रही। आई वॉज एबल टू डू वेल इन माई। तो शुरू में आपने लोगों के लिए कॉइन्स ग्रो किए? कॉइन्स एक तरह से ग्रो किए उस वक्त कॉइन्स ही होते थे, अब तो कॉइन्स का महत्व नहीं है, आज कॉइन्स का महत्व शायद आज तभी तो आप नोट लाए। उस वक्त जो कॉइन्स का महत्व, तो वो आई थिंक धीरे धीरे इसमें महत्व अब इसमें बदल गया, कि आजकल जो है वो कॉइन्स सिर्फ क्रिप्टो में और उस डोमेन में होते हैं जिसके बारे में हम सिर्फ बोलने में रह गए। अब हाँ, सिर्फ बोलने में रह गया। लेकिन आज भी एक कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो विच होल्ड रेलेवेंस, और उसके अंदर मैं कहूंगा कि गोल्ड हैज बीन डूइंग वेरी वेरी वेल एज एन इन्वेस्टमेंट, और आज भी गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। इनफैक्ट अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखें तो गोल्ड का जो ग्रोथ था, दैट वाज द सिल्वर मेडल विनर, उसमें 31% ग्रोथ आई पिछले साल में, और सिल्वर की जो ग्रोथ थी, सिल्वर कॉइन्स जो थे, उसको गोल्ड मेडल मिला, उनको गोल्ड मेडल मिला, उसमें 35% वो आई। ग्रेट। और वो थोड़ा सा उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे जो मॉडर्न डे इन्फ्लुएंसर्स हैं और फाइनेंस से रिलेटेड यूट्यूबर्स हैं, वो शायद उस पर थोड़ा ध्यान कम रहते हैं। आई बीइंग फ्रॉम मोर ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, मैंने थोड़ा उस पर ज्यादा ध्यान दिया, तो वो इट हैज टर्न्ड आउट टू बी प्रॉफिटेबल इन माय केस एंड आल्सो फॉर माय इन्वेस्टर्स। तो मेरे जिन्होंने मेरी बात मानी और उस तरह से इन्वेस्ट किया, तो उन लोगों को उसमें अच्छा वो रहा, प्रॉफिट रहा। तो इस तरह से ये सिलसिला आगे चलता रहा। फिर 2008 में एक बार लहमान ब्रदर्स का जब क्रैश आया था, तो फिर एक बार मेरे करियर में थोड़ी सी टर्बुलेंस आई। लेकिन उस वक्त तक हमारे में इतनी मेच्योरिटी हो चुकी थी कि वी वर एबल टू, कफ निकल चुका था, वी वर एबल टू काउंटर इट। और 2015 से फिर मैंने जितनी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स की वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करी, और उसके अंदर मैंने अपने साथ काफी लोगों को जोड़ा। फॉर्मली 2017 से हमने लोगों को जोड़ा, और आज ये बताते हुए मुझे खुशी है कि डायरेक्टली मुझे मेरी कम्युनिटी में 600 लोग हैं, और हमारी कम्युनिटी ऐसी है जो मात्र एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, इसमें हम लोग मिलते भी हैं, एंड एवरी फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, और हमारे ऑफलाइन इवेंट्स बहुत होते हैं। तो कम्युनिटी में एक तरीके से, हमारे ग्रुप के अंदर एक तरीके से काफी एका है, लोग समझते हैं। और ये जो है इस चीज को, आज तो 2025 है, तो 8 साल हो गए हैं। तो जब ये हमारी कम्युनिटी शुरू हुई थी तो 10 में 10 लोग थे, आज 600 से ऊपर हैं, एंड सम ऑफ देम आर अब्रॉड, कुछ बाहर हैं, कुछ दिल्ली से भी बाहर हैं, कुछ इंडिया से बाहर हैं, और काफी लोग दिल्ली में हैं। मैंने सुना है आप अपनी कम्युनिटी में बहुत खुल्लम खुल्ला एडवाइस करते हैं कि ये कर लीजिए नुकसान नहीं होगा, ये कर लीजिए नुकसान नहीं होगा। ये आत्मविश्वास आपको कैसे आया? वो ये आत्मविश्वास इसलिए आया कि एक तो हमने बहुत समय से, मेरे को इसमें एक्सपोजर रहा है, मैं अपने फादर के टाइम से ही शेयर मार्केट देखता भी था, सीखता भी था, और अपने आप इन्वेस्ट भी करता था जब मैं सर्विस में आ गया था। इसके अलावा जैसे मैंने रियल एस्टेट में अपने फादर की एडवाइजरी पे जो इन्वेस्टमेंट की थी वो काफी आगे बढ़ी, तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक बता रहा हूँ, दैट इज वन थिंग। और उसके बाद फिर मेरे को ऐसा लगता था कि मैं किसी सामने वाले को चीट नहीं कर रहा, मैं खुद अपने लिए करूंगा वही औरों को। ये मैंने सुना है आपके बारे में कि आप सामने वाले को कहते हो अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं यहां लगाता। हाँ। इसी बात पे भरोसा करके लोग आपकी बात पे चल पड़ते हैं। हाँ, तो इस बात का वो करते हैं, और काफी लोग इस बात की रिस्पेक्ट भी करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत है अपार्ट फ्रॉम दी नॉलेज एंड टेक्निकल नॉलेज। तो वो चीज जो है वो भी मेरे को
फायदा दे रही है और वो मेरी कम्युनिटी मेंबर्स को भी दे रही है। आपको मैंने कभी भी शोर मचाने वाली इंस्टाग्राम की रीलों में नहीं देखा। जो दावे करते हैं, जो रातों रात लोगों को अरबपति बनाने की बातें करते हैं, वो सही है, आप सही हो, वो गलत है या आप गलत? मेरे ख्याल से इतिहास गवाह है कि हम ही सही हैं, क्योंकि रातों रात पैसे बनाने वाला लीगल वे से तो नहीं होता है। और जो हमारा वाला रास्ता है जिसके अंदर की आदमी सुकून से चलता है और उसको कंपाउंडिंग उसके फेवर में वर्क करती है, तो वो जरूर अपना जो है आगे अच्छा वो कर सकता है। तो हम तो यही फील करते हैं कि हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करते जाओ और बाद में जाके वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उस वक्त ही ये पेड़ जैसे बनेगा। विभोर जी, कहने में सुनने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ऐसे करिए, थोड़ा सा वैसे करिए, लेकिन अक्सर मैंने लोगों को जो है निराशा में देखा है। 10 लोग तो खुश होते हैं, 90 लोग निराशा में रहते हैं। मैंने इसके कहने पे यहाँ लगाए थे, नुकसान हो गया, ये हो गया। इसका क्या उपाय है कि निराशा हाथ न लगे? इसका उपाय मेनली ये है कि जो इन्वेस्टर है उसको भी अपने आप को एजुकेट करना है, पहली चीज। दूसरी जो है उसको थोड़ा सा ये देखना है कि जितने भी बहुत ज्यादा बड़े वायदे हैं वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते। जितने भी प्रिडिक्शंस हैं वो मार्केट की कोई भी नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे कोई सोना में डील करने वाला भी ये नहीं बता सकता कि कल क्या प्राइस होगा, और वो बहुत गलत हो सकता है उसमें। तो इसलिए जो लोग भी ऐसा बताते हैं कि कल होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी जगह जो दूसरा रास्ता है जिसमें कि हर महीने आदमी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है और ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करता है जिसमें कि इन्फ्लेशन से रिटर्न ज्यादा है। यानी कि एक मापदंड हम मानते हैं निफ्टी इंडेक्स फंड को, जो कि 12% रिटर्न देता है। तो वो 12% रिटर्न तो आप समझ लीजिए हर इन्वेस्टर का जन्म सिद्ध अधिकार है, आना चाहिए। और वो आना चाहिए। एंड सिंपली बाई, क्योंकि वो जो निफ्टी इन्वेस्ट इंडेक्स फंड है वो मेरे लिए, आपके लिए या किसी और के लिए सेम है। तो उसके अंदर भी अगर वो इन्वेस्टमेंट करता रहे तो 12% वो आएगा। ऐसा हमने 1996 से आज तक देखा है। तो उस चीज को 29 साल हो गए उस ट्रेंड को। तो बीच में टर्बुलेंस आती है लेकिन फिर वो कैचअप कर जाता है। तो 12% तो आपके लिए है ही है। सिंपल शब्दों में यूं कहें कि ओवर एक्सपेक्टेशन ही डिसअपॉइंटमेंट का रीजन बनती है। ओवर एक्सपेक्टेशन है और हमारा अपना बिहेवियर, हम अल्टीमेटली हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन इसमें बन जाते हैं, क्योंकि हम किसी हियर से किसी की बात में आ जाते हैं। उसमें ये ध्यान नहीं देते कि पैसा कितना लगाना चाहिए था, थोड़ा लगाना चाहिए था, कुछ प्रपोर्शन में, कुछ अनुपात में लगाना चाहिए था। हम उसमें बह के ज्यादा लगाते हैं। उसमें कुछ अगर दिक्कत आती है तो फिर हमारा सब कुछ डूब जाता है। घर वालों से छुपाते हैं, घर में हम सिर्फ वही बताते हैं जो हमारी सक्सेस हुई। तो जब अगर आप किसी के साथ मतलब अपनी ट्रेडिंग की, अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, तो दैट विल बी ऑलवेज बी बेनिफिशियल टू यू। वो हमेशा आपको फायदा करेगा। तो उसमें हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है। इसमें आप सब पूछ सकते हैं कि भाई, कोच से पूछ सकते हैं, मेंटर से पूछ सकते हैं, और साथियों से पूछ सकते हैं कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, ये ठीक है या नहीं। तो उसमें आपको ठीक एडवाइस मिल जाएगी, अपने आप अनफिल्टर्ड होगी, उसमें किसी का स्वार्थ इन्वॉल्व नहीं है। तो आप उसके बाद अपना एजुकेटेड डिसीजन लें और आगे बढ़ें। आपके मैंने देखा है यूट्यूब पे और दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे काफी सारे लेक्चर हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर। आपके साथ 600 लोग आपने कहा जुड़े हुए हैं। क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है आपके साथ जुड़ने का या कोई भी जुड़ सकता है? नहीं नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली, इन्वेस्टमेंट का जो है ये एक तरह से मैंने इसको इस तरह से ले लिया है कि ये मेरा एक शायद भगवान ने मेरे को इसके लिए किया है कि भाई ये विद्यादान मुझे करना ही है। तो इसके अंदर हमारा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आदमी जुड़े और हमारे ग्रुप में डिसिप्लिन रहे और वो सबका बेनिफिट उठा सकता है। उसमें उसकी क्वेरीज ऑलमोस्ट फर्स्ट मिनट में आंसर होनी शुरू हो जाती हैं। और जैसा मैंने बताया, हर महीने हमारी 2-3 मीटिंग्स होती हैं, हर 2-3 महीने में इवेंट्स होते हैं, तो वो आराम से कर सकता है। विभोर जी, एक बहुत बड़ा झोल है, झोल कहें तो कंफ्यूजन है एक आम इन्वेस्टर के मन में। ये एसआईपी क्या है, ये इंडेक्स इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या सेफ है, क्या अनसेफ है, समझ नहीं पा रहा है एक आम आदमी। इस पे रोशनी डालें। इसमें म्यूचुअल फंड्स के लिए मैं कहूंगा कि ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, तो ये सारे सेफ हैं। लेकिन इसमें कौन सा स्कीम आपको सूट करता है वो आपका एडवाइजर आपको बताएगा, या फिर आप कहीं से उस चीज की नॉलेज गैदर करेंगे।
तो इसके अंदर जो सबसे सेफ हमने देखा है एक नए इन्वेस्टर के लिए खास तौर पे, या जिनको नहीं पता होता, वो एक निफ्टी इंडेक्स फंड होता है। उसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस, लार्सन टूब्रो, सो एंड सो फोर्थ। ब्लू चिप, जो ब्लू चिप्स भी हैं उनमें कई, और वो बड़े बड़े बैंक्स उसमें हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। तो उसका एक इंडेक्स है जिसमें आप लगा सकते हैं, और उसका ट्रेडिशनली ये देखा गया है पिछले 29 साल से कि रिटर्न अप्रोक्सीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ सम टाइम, फ्यू इयर्स, हमेशा ही 12% के अराउंड रहता है। तो उससे आप इन्फ्लेशन से हमेशा ऊपर रहेंगे एंड यू कैन क्रिएट सम वेल्थ। अगर आप 12% से ऊपर भी कमाते हैं, यानी कि इंडेक्स थोड़ा ज्यादा देता है, या आपने ऐसी स्कीम में म्यूचुअल फंड की लगा रखा है जो कि उससे ज्यादा देती है, तो वो अल्फा कहलाता है। तो जितना ऊपर आप 12% से हैं उसको अल्फा कहेंगे। यानी कि अगर 15% है तो आपने 3% अल्फा जनरेट किया, और अगर आप और कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स में जाते हैं तो वो कई बार बताते हैं कि हमने 8% अल्फा जनरेट किया। तो उनका मीनिंग यही होता है कि निफ्टी इंडेक्स, जिसको मार्केट माना जाता है, उसके ऊपर उन्होंने कितना एक्स्ट्रा कमाया, कितना एक्स्ट्रा परसेंटेज में वो आगे रहे। तो ये अल्फा उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हर कंपनी जो एसआईपी या जो म्यूचुअल फंड्स की कंपनी है, इनका अल्फा चेक करना चाहिए। इनका अल्फा भी चेक करना चाहिए, पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक करना चाहिए, और एक जो डिफिकल्ट ग्रे एरिया है वो ये है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे पता चले। तो उसका कोई भी सेट रूल नहीं है, लेकिन आप जो है थोड़ा अपनी तरफ से थोड़ा जज कर सकते हैं, थोड़ा पूछ सकते हैं, और थोड़ा टीवी में देखते हैं, थोड़ा ग्रुप्स को फॉलो करते हैं। तो उसमें आप अपने को एजुकेट करें और देखें कि क्या पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज 12% टू 15% आप अपने आप, अगर आप सोबरली चल रहे हैं, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि एग्रेसिवली नहीं चल रहे कि सडनली किसी ने बताया तो ज्यादा किसी चीज में डाल दिया, वो नहीं कर रहे, तो आप जो है आराम से 12 to 15% बना लेंगे। स्लो एंड स्टडी में आप 15% तक ले सकते हैं। 12 to 15%, 12 to 15% ले सकते हैं। और 12 to 15% का मतलब है कि आपका पैसा 15% पे चलता है तो अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स में डबल हो जाता है, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी गुड। इन्फ्लेशन कवर होती है, इन्फ्लेशन इजी कवर होती है, आप उसको बीट, क्योंकि हमारी जो फेल्ट इन्फ्लेशन है, चाहे डिक्लेयर्ड इन्फ्लेशन सरकार की तरफ से कुछ भी हो, बट फेल्ट इन्फ्लेशन तो 8-9%, 7-8% की ही होती है, जो कि हमारे को दूध में या स्कूल की फीस में, और खास तौर पे अपने इलाज में बहुत दिखाई देती है। इलाज जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव। जो रोज के खर्चे हैं उसमें दिखाई नहीं देती, जो साल में 1-2 बार मोटे खर्चे आते हैं उसमें दिखाई देती। हाँ, यानी कि फीस में या आपके इलाज में ज्यादा वो पता लगती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। और एसआईपी में क्या होता है कि नॉर्मली एसआईपी को हम लोगों ने मंथली आरडी मान लिया है, और उसको मंथली आरडी समझ लीजिए। एक मंथली आरडी आपने म्यूचुअल फंड्स में या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में कर दी है, तो उसमें हर महीने आप देते जाते हैं। तो एसआईपी में फायदा यह होता है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक होती है, तो इट वर्क्स इन योर फेवर। यानी कि जब मार्केट्स डाउन होते हैं तो ज्यादा यूनिट्स खरीदे जाते हैं, तो उसे हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। तो ये वैसे मैथमेटिकली तो हार्मोनाइज्ड मीन पे चलती है, बट फॉर सिंपल लैंग्वेज इट इज इनफ टू अंडरस्टैंड कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपके फेवर में चलेगी। जब मार्केट ज्यादा ऊंची होगी तो कम यूनिट्स आएंगे, और जब मार्केट नीची होगी तो ज्यादा यूनिट्स आएंगे, जो कि नॉर्मली आपके लिए करना मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केट्स अगर डाउन होंगी तो आप कहेंगे कि नहीं, मैं और पैसे नहीं लगाता। ये ऐसा देखा गया है कि ये बिहेवियर पे बहुत डिपेंड करता है। मार्केट नीचे जाने पे आप कितना एग्रेसिव रहते हैं? मार्केट नीचे जाने पे हम उसको नॉर्मली देखते हैं कि पास्ट ट्रेंड में भी हमेशा वो अपॉर्चुनिटी ही थी, तो वो हमें सशक्त करता है। हालांकि शुरू में जब हम देखते हैं कि वो नीचे हुई तो एक दफे को एडवर्सिटी लगती है कि हमारे अपने पैसे डाउन हो गए, लेकिन उसके बाद फिर बाद में हम अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, तो ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है। और उस वक्त हम ये कोशिश करते हैं कि जो अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, जो किसी वक्त हम नहीं कर रहे थे बिकॉज वो आउट ऑफ रेंज थी, तो उस वक्त उसको हम देने की कोशिश करते हैं, लेने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो लोग डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको हमेशा ही अपनी बाइंग लिस्ट रेडी रखनी चाहिए, और टाइम पे उसको जो है टाइम क्लिक करना चाहिए, उसी से आपको अल्फा मिले। तो आपका कहना यह हुआ कि जब कुएं में पानी कम हो तभी छलांग लगानी चाहिए, ताकि पानी ऊपर आएगा तो साथ साथ आप भी ऊपर आ जाएंगे। और इसमें ये भी है छलांग लगाने का भी, और
छलांग का दूसरा एस्पेक्ट भी है कि अगर मार्केट किसी वजह से आपके उसके हिसाब से नहीं चल रही तो हो सकता है आपको कहीं कहीं एग्जिट और पार्शियल प्रॉफिट्स भी बुक करने पड़े। और इसमें हम देखते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स काफी शाई हैं, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट्स बुकिंग करना बहुत जरूरी है बिकॉज इट गिव्स यू मार्जिन। और फिर वही बात है कि अगर आप 3-4 फुट के गड्ढे में गिरते हैं तो आप वापस बिना किसी मदद के निकल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा नीचे हो जाते हैं फिर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो इस चीज का बड़ा ध्यान रखें और फिर जो है आप इन्वेस्टमेंट करें अपने आप को एजुकेट करके, और अच्छे ग्रुप्स में अच्छे कोचेज इन्फ्लुएंसर्स के साथ अगर आप उनको फॉलो कर सकते हैं तो दैट विल आल्सो हेल्प यू। इंडिया की मार्केट का फ्यूचर एस्पेक्ट क्या दिख रहे हैं? हम इंडिया की इकोनॉमी से ही लिंक करते हैं मार्केट्स को, वो उस आपस में इंटीमेटली लिंक्ड हैं, तो उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि हमें बहुत अच्छा आगे फ्यूचर इज वेरी ब्राइट एंड वेरी गोल्डन। और अभी हमने रिसेंट पास्ट में देखा है पिछले 5 साल में कोविड के बाद कि कुछ सेक्टर्स जो है गवर्नमेंट के सेक्टर्स जिनको कि गवर्नमेंट में हम कहते थे कि एफिशिएंसी नहीं है, एंड दे हैव डन रिमार्केबली वेल, मतलब वो 3-4 गुना हो गए हैं, 300-400%, लाइक रेलवेज, लाइक डिफेंस। और ये डिफेंस अभी दोबारा से चल रहा है, तो हमें ये फीलिंग है कि भाई कंजम्पशन स्टोरी भी इंडिया की इंटैक्ट रहेगी। और हमें ऐसा लगता है, इस वक्त ऐसा लगता है कि इंडिया एक बिल्कुल टेक ऑफ स्टेज पे है और पार्ट ऑफ टेक ऑफ हो चुका है, एंड वी जस्ट हैव टू कंटिन्यू द फ्लाइट। आगे फ्लाइट और आगे जो है प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही ब्राइट हैं, एंड वन शुड कंटिन्यू इन्वेस्टिंग एंड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। आपने ये जो मुकाम हासिल किया है फाइनेंस में, तो आप अपने तजुर्बे से लोगों को पैसा बनाना भी सिखाते हैं, उन्हीं लोगों को सिखा पाते हैं जो आप पे भरोसा करते हैं, जो सुन के चले जाते हैं या उसमें से प्रोज एंड कॉन्स लेते हैं, वो फिर अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। आपने कहां तक ऐसा पाया कि आपसे सीखने सुनने के बाद लोगों ने पैसा ग्रो किया और आपसे भी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़े? हाँ, हम में से कुछ हमारे कम्युनिटी में लोग हैं जो किसी किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में स्पेशलाइज करके फोकस करके और अच्छा ग्रो करा सकते हैं पैसा, और वो टाइम टाइम पे शेयर भी करते हैं इस बात को, और इस बात के लिए वो ग्रेटफुल भी हैं। लेकिन मेरा काम एज अ कोच, एज एन एक्सपर्ट यही है कि उनको गाइड करना। उन्होंने कितना अच्छा किया वो भी मेरे को लगता है वो मेरी एनएवी में आ जाता है, इन मैनर ऑफ स्पीकिंग। वो एक तरह से वो भी मेरे लिए एक वेल्थ है कि वो लोग अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि काफी लोगों ने किया ही होगा, क्योंकि कुछ लोग जो है ऑलमोस्ट 8 इयर्स से भी ज्यादा हो गए हैं जो हमारे साथ अभी चल ही रहे हैं। और बल्कि हमारी कुछ मीटिंग्स तो थोड़ी ऑर्डिनरी कंडीशंस में होती हैं कि सिर्फ लोधी गार्डन में पेड़ के नीचे होती हैं, तो वहां भी वो लोग जो है परसिस्टेंटली आते हैं, योगा मैट्स पे बैठ के और आराम से सुनते हैं, और संडे की सुबह आते हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये ट्रेडिशन चल रहा है हमारे ग्रुप का, तो उससे जो है जरूर लोगों को फायदा होता है, इसीलिए वो आ रहे हैं। तो या यूं कहें कि गुरु गुड़ रह जाता है, चेले शक्कर हो जाते हैं। ऐसा कह सकते हैं आप। विभोर जी, बहुत सारी शंकाएं हैं, कुछ शंकाएं आपने दूर कर दी, कुछ शंकाएं अभी भी हैं। हम अक्सर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं, शेयर्स की बात करते हैं, ये 3 इन्वेस्टमेंट ही मोर और लेस एक किस्म से डिस्कशन में रहती हैं और लोग जाते भी इन्हीं की तरफ है। शेयर्स के बारे में आपने बताया, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपने बताया, यानी पेपर इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने बताया। अब सॉलिड इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताइए, गोल्ड और सिल्वर। तो अब हम हार्ड इन्वेस्टमेंट्स पे आते हैं, तो उसके अंदर रियल एस्टेट और गोल्ड सिल्वर है। इससे पहले गोल्ड ही था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में सिल्वर भी प्रोमिनेंस में आ रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में सिल्वर वॉज द गोल्ड मेडल विनर, क्योंकि उसमें 35% का रिटर्न आया। तो सिल्वर को गोल्ड मेडल मिला है, और सिल्वर को गोल्ड मेडल मिला। और गोल्ड को, जो बहुत प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे इन्फ्लुएंसर्स की भी, लेकिन उसको सिल्वर मेडल मिला। इट केम अप विद 31% रिटर्न, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न। आपका कहना है कि सिल्वर फर्स्ट आया और गोल्ड सेकंड आया? और गोल्ड सेकंड आया, दोनों ने एक दूसरे को मेडल पहना दिया। हाँ, और अब ऐसा लगता है आने वाले टाइम में, क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हमारे यहाँ भी और वर्ल्ड ओवर बढ़ता जा रहा है, उसमें सिल्वर का कुछ मात्रा यूज होती है, तो वो जो कंजम्पशन है बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आई थिंक सिल्वर की प्रोडक्शन उतनी नहीं बढ़ रही है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर कैन बिकम अ न्यू गोल्ड, और ऐसा कुछ और केयरफुल मार्केट ऑब्जर्वर्स का भी ऐसा मत है कि सिल्वर जो है वो बिल्कुल नया गोल्ड है एंड इट इज लाइकली टू डू वेरी वेरी वेल इन कमिंग ईयर्स। तो हम उसी पे चल रहे हैं और हम लोगों को यही बताते हैं। कलेक्टिव विजडम अगर मैं बताऊं तो मतलब ये रूल नहीं है, बट कलेक्टिवली ऐसा देखा गया है कि आदमी के पास अगर 100 रुपए होते हैं तो वो 60 रुपए के लगभग, ऑलमोस्ट 60 वो प्रॉपर्टी में लगे हुए होते हैं उसके, और 5 से 10% उसके गोल्ड में लगे होते हैं। सिल्वर तो उसका बहुत थोड़ा सा अंश है, और बाकी जो कुछ पैसा है वो पेपर इन्वेस्टमेंट्स में होता है, जिसमें कि एफडीज हैं, आरडीज हैं, प्रोविडेंट फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, तो इसको हम पेपर इन्वेस्टमेंट की तरह कह देते हैं। तो ये लगभग ये कलेक्टिव वो होता है कि यू कैन से 60, 10 एंड 30, बट इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होती रहती है, और ये रूल नहीं है, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, इट इज ओनली एन ऑब्जर्वेशन। और क्या ठीक है क्या नहीं है वो तो मैं ये कहूंगा कि जिसके लिए जो चीज काम कर रही है शायद वही उसके लिए करना सबसे अच्छा होगा। तो ये इस तरह प्रॉपर्टी का क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी का हम ये फील करते हैं कि एक तो रैपिड अर्बनाइजेशन बहुत बड़ा ट्रेंड है, तो ये वर्ल्ड ओवर है और इंडिया में भी बहुत रैपिड है। तो आने वाले समय में जो सिटीज हैं, वो छोटे सिटीज हैं, वो थोड़ा और बड़े हो रहे हैं, वो आसपास की जगह को घेर रहे हैं और उनमें मॉडर्नाइजेशन हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। और कुछ इंडिया में तो इनिशिएटिव है कि कुछ बिल्कुल ग्रीनफील्ड न्यू सिटीज बन रहे हैं, काफी सारे बन रहे हैं। तो उसमें एक सिटी जो काफी मॉडल और काफी न्यूज में है, काफी बड़ा मॉडल है, वो ढोलेरा है, गुजरात में, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर, जिसमें कि रैपिडली डेवलपमेंट हो रही है, और वहां पे सरकार जो है बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना चाहती है। इनफैक्ट वहां के लिए, जबकि अहमदाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर भी 100 किलोमीटर की दूरी पे ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो काफी बड़े साइज का है वो बनाया गया है। इनफैक्ट कार्गो हैंडलिंग का वो बहुत बड़ा पोर्ट होगा, पूरे गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा वो कार्गो हैंडलिंग के लिए, और उसमें पैसेंजर का भी है। तो ढोलेरा की बहुत रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, तो ये एक डेस्टिनेशन है। इसके अलावा और भी इस तरह की सिटीज बनाने। धुलेरा की ही बात करें तो एक आम आदमी एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ धुलेरा में कैसे एंट्री कर सकता है? तो एक आम आदमी ढोलेरा का अंदर ऐसे एंट्री कर सकता है कि वो कार के प्राइस में एक रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद सकता है, और पिछले हमने 2015-16 से देखा है कि उसकी जो रिटर्न आती है वो अप्रोक्सीमेटली 18% आ जाती है। तो दैट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें आपके हाथ में अपनी रजिस्ट्री है, और गुजरात में जो है प्रॉपर्टी डीलिंग्स जो है रिलेटिवली क्लीन है, दे आर क्लीनर अमंग्स द क्लीनेस्ट इन द कंट्री। तो मैं समझता हूं कि वन कैन कंसिडर दैट। एक यहाँ सिटी पुणे के पास भी बना था, मुझे उसका अब नाम नहीं याद आ रहा, लवासा, उसके बारे में आपके क्या व्यूज? उसमें एक्चुअली लवासा में एक डिफरेंस बहुत बड़ा ये था कि उसकी ओनरशिप एंड डेवलपमेंट वाज बीइंग डन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो उसमें गवर्नमेंट का क्या था कि कुछ क्लियरेंसेस उनको हुई होंगी, या किसी टाइम इट वुड हैव हिट सम हर्डल्स, तो उसकी ओनरशिप की वजह से ये बात फर्क आई। तो आई होप कि और आगे सिटीज जो हो डेवलप हों उसमें ऐसा ना हो, एंड जो प्रमोटर्स हैं, और या सिर्फ गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ इट्स ओन इन एनी केस, और प्रमोटर्स अगर प्राइवेट हैं तो दे वुड लाइक टू टिक एवरी बॉक्स बिफोर दे मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड इनवाइट पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन इट, तो वो अच्छा रहेगा। क्या सिल्वर और गोल्ड की इन्वेस्टमेंट भी ऑन पेपर्स की जा सकती है? सिल्वर और गोल्ड की इन्वेस्टमेंट ऑन पेपर की जा सकती है। सिल्वर और गोल्ड दोनों के ही ईटीएफ अवेलेबल हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल हैं, और पास्ट में हमने देखा है कि कई बार इन्वेस्टर को अगर पैसे निकालने की जरूरत पड़ती थी और उस वक्त शेयर मार्केट डाउन होती थी, तो गोल्ड के म्यूचुअल फंड उस वक्त अच्छा कर रहे होते थे, बिकॉज इट वॉज बिलीव्ड कि गोल्ड और उसका इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन आज पिछले 2 साल में हमने देखा है कि प्रॉपर्टी के प्राइस जो है बहुत अच्छी अपस्विंग में गए, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस भी बहुत अच्छी अपस्विंग में गए, और शेयर मार्केट ऑल्सो डिड वेरी वेल। तो ये एक यूनिक केस है हमारे सामने। तो आई थिंक कोई सेट रूल नहीं है, समय के साथ कुछ भी बदलता रहता है, एंड आई थिंक हमारे को अपनी इन्वेस्टमेंट में शायद मार्केट को प्रिडिक्ट करने की जगह सिर्फ मार्केट को फॉलो करें, बिकॉज दैट इज अ बिगर पावरफुल फोर्स,
तो वो ज्यादा अच्छा होगा। प्रिडिक्शन से ज्यादा इंप्रेस ना हो, ट्रेंड फॉलो करें, ट्रेंड को फॉलो करें, बिकॉज मार्केट में आपका ट्रेंड ही एक फ्रेंड है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बहुत Trend बड़ी is your बात friend. कही है आपने। ये आज हमारे दर्शकों को मैं चाहता हूं मेरे दर्शक इस बात को नोट कर लें, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ये ट्रेंड इज योर फ्रेंड के लोगों के साथ आज की बातचीत को हम विराम देंगे। विभोर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब जानकर, आपकी नॉलेज का मैं तो कायल हो गया, बाकी सुनने वाले बताएंगे कि उनको इससे क्या फायदा मिला है। उम्मीद है आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेंगी। आपका मेरे शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हमको भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और आशा करता हूं दर्शकों को भी कुछ वैल्यू मिली होगी और वो अवश्य ही उसका फायदा उठाएंगे। थैंक यू सो धन्यवाद, मच। धन्यवाद।